प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में देखा था, जिसमें मुख्य रूप से सदिश और अदिश पर चर्चा किया और उसमें हमने आपको यह बताया कि सदिश का हम कैसे निरूपण करते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सदिशों के योग पर चर्चा करेंगे। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना। कहने का सेंस यह है कि दो सदिशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सदिशों का योग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए व एक वेक्टर बी है, और यदि हमें इसका योग प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मान क्या प्राप्त होगा, यही हमें आज पता करनी है कि जब दो सदिशों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका जो मान होगा वो क्या होगा। दो से अधिक सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदिशों का जो योग है वह दो प्रकार से किया जाता है। सदिशों का योग हम दो प्रकार से करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है उसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड। और दूसरे नंबर पे है उसे हम ग्राफिक मेथड कहते हैं। ग्राफिक मेथड। पहले को हम हिंदी में ज्योमेट्रिकल यानी कि हम इसको ज्यामिति विधि कहते हैं। ज्यामिति विधि। और दूसरा ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि। अब हम एक एक करके इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें ज्यामिति विधि की, तो ज्यामिति विधि में भी हम दो तरीके से सदिशों का योग प्राप्त करते हैं। जो सबसे पहले नंबर का जो आपका मेथड है वो ट्रायंगल मेथड है। ट्रायंगल मेथड। और जो दूसरे नंबर का मेथड है वो है पैरेललोग्राम्स मेथड। पैरेललोग्राम्स मेथड। हम पहले को हिंदी में त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, और दूसरे को हिंदी में हम समांतर चतुर्भुज विधि के नाम से जानते हैं। समांतर चतुर्भुज विधि। तो मैंने आपको बताया कि जो सदिशों का योग है वह दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर का जो मेथड है वह ज्यामिति विधि, और जो ज्यामिति विधि है ये दो प्रकार का होता है। जिसमें पहले नंबर की जो विधि है उसे हम त्रिभुज विधि, ट्रायंगल मेथड, और इसका जो दूसरे नंबर का विधि है उसे हम समांतर चतुर्भुज विधि के नाम से जानते हैं। अब हम इन एक एक विधियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा अब अगला जो टॉपिक होगा वह होगा त्रिभुज विधि क्या है, यानी कि ट्रायंगल मेथड क्या है। यानी कि सदिशों के योग की जो ट्रायंगल
मेथड है उस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमारा अब टॉपिक हो गया ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, इसे हम हिंदी में त्रिभुज विधि कहते हैं। त्रिभुज विधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसके पहले की कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में जाना होगा कि त्रिभुज क्या होता है। नाम है इसका त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज मतलब भुजा, अर्थात ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे मैं अगर एक फिगर ड्रा करूं तो एक फिगर आपका होगा, ये आपका एक फिगर हो गया ABC। थोड़ा इस पर गौर करिए कि ये जो फिगर ड्रा है इसमें कितने भुजाएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा यह हो गई, अर्थात हम इसे त्रिभुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं। तो हमें त्रिभुज पे चर्चा नहीं करनी है, हमें बस यह जानना था कि त्रिभुज क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम सदिशों के योग की जो त्रिभुज विधि है इस पर चर्चा करते हैं कि सदिशों के योग की त्रिभुज विधि क्या है, अर्थात सदिशों के योग का त्रिभुज से क्या संबंध है। तो इसका जो कथन होगा वह यह होगा कि यदि दो सदिशों को हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उन दोनों सदिशों के योग का परिणामी इस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। अर्थात मैंने क्या बताया? मैंने यह कहा कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन सदिशों के योग का परिणामी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। हम मान लेते हैं कि माना दो सदिश A व B किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम फिगर एक ड्रा करेंगे। हमने माना कोई त्रिभुज, कोई दो सदिश A और B, एक सदिश मैंने यहां ड्रा कर दिया है वेक्टर A। अब दूसरे सदिश को हम इस पर एक ऐसे दिखा देते हैं, अर्थात दो सदिश हमने ले लिया, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B। मैंने क्या कहा कि माना दो सदिश A और B किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं तो इन सदिशों के योग का परिणामी इसकी तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात एक इसकी भुजा अगर हम तीसरी यह मान लें कि ये इसकी तीसरी भुजा होगी तो इसकी तीसरी भुजा के द्वारा इसके परिणामी को व्यक्त किया जाएगा, अर्थात ये इसका रिजल्टेंट होगा और जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वह वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा। और यदि हम इस त्रिभुज को P, Q और R के द्वारा सिंबल कर दें तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR की एक भुजा PQ वेक्टर A को प्रदर्शित कर रही है और इसकी जो दूसरी भी भुजा है QR वह वेक्टर B को प्रदर्शित करती है। तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी अर्थात वो तीसरी भुजा क्या होगी तो होगी PR, यह इसके रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगी, अर्थात हम वेक्टर R बराबर दिखा सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इस R की वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि इस R की वैल्यू क्या होगी। अब हम करेंगे क्या, इस PQ भुजा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस PQ भुजा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और
इस R से इस PQ पर एक लंब डालेंगे। मैंने एक लंब डाल दिया और ये जो भुजा, थोड़ा सा एक चर्चा हम किनारे करते हैं कि एंगल ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। एंगल ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि दो सदिशों के बीच का कोण हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये हो, आपका एक सदिश यह है और एक दूसरा सदिश यहां से है। हम देख क्या रहा है कि दोनों सदिशों का जो स्टार्ट बिंदु है, जहां से वो शुरू हो रहे हैं, वह एक ही बिंदु है और दोनों सदिशों के शुरू होने के जो बिंदु हैं वह एक ही हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव होगा वही होगा एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। यदि यह वेक्टर A हो और यह वेक्टर B हो तो इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा, तो वो थीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यदि दोनों सदिश एक ही बिंदु से स्टार्ट न होते हो, जैसे मैं एक सदिश ऐसे दिखाऊं, एक सदिश ये हो गया और दूसरा सदिश अगर मान लीजिए यहां से ऐसे प्रदर्शित किया गया हो, अर्थात पहले सदिश के लास्ट बिंदु से यदि दूसरे सदिश को स्टार्ट किया गया हो, जैसे ये वेक्टर A हो और यह वेक्टर B हो, तो इनमें दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। तो ध्यान दें, अगर देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या बताया कि जब दो सदिश एक बिंदु से स्टार्ट होते हैं तो उन दोनों सदिशों के बीच की जो झुकाव होती है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। यदि अगर यहाँ पर एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे थे तो हम आसानी से यहाँ पे एंगल ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड कर लिए, परंतु इस स्थिति में ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी न किसी विधि के द्वारा दोनों के स्टार्ट बिंदु को एक ही जगह पे मान लेंगे, कर लेंगे। और वो विधि है क्या, हम इस सदिश को थोड़ा सा अग्रसर कर दें, आगे की ओर बढ़ा दें इसी दिशा में। तो जब इस सदिश को हम आगे की ओर इसी दिशा में बढ़ाएंगे, जैसे मैं मान लो ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो ये एक सदिश हो गया। तो ये सदिश जो A है अब ये आभासी रूप में यहां पर आ गया। तो थोड़ा गौर करिए कि इन दोनों सदिशों का, किन दोनों सदिशों का, तो जो आभासी A है और जो वास्तविक B है, वो उन दोनों का जो स्टार्ट बिंदु है वह एक ही बिंदु है। तो अब हम आसानी से इस नियम के अनुसार इनके बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो ठीक वही सिचुएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो सदिश हैं वो दोनों सदिश एक बिंदु से स्टार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इस बिंदु को आगे की ओर बढ़ाया, इस रेखा को आगे की ओर मैंने बढ़ाया और इससे इस पर एक लंब डाल दिया। और यह हम मान लें कि ये जो बिंदु है ये T है, तो एंगल ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा भाई, तो एंगल ऑफ टू वेक्टर्स जो होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि वो थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम देख क्या रहे हैं कि इन त्रिभुजों में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका PRQ है और जो दूसरी त्रिभुज है वो है PRT। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं और ये जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अर्थात हम लेंगे क्या भाई, तो लेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम क्या है उसका, तो समकोण त्रिभुज है आपका PRT में, PRT में। अब समकोण त्रिभुज PRT में हम एक प्रमेय लागू करते हैं और वो प्रमेय जिसे आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग
शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इस समकोण त्रिभुज PRT पर अगर हम गौर करें तो इसमें इसकी जो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वह इसके हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात इसके कर्ण को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें जो यह भुजा है ये आपके लंब को प्रदर्शित करेगी, या इसको आप P से अगर कहते हैं तो परपेंडिकुलर से को प्रदर्शित करेगी, और ये जो भुजा होगी वो बेस को रिप्रेजेंट करेगी। और एक फार्मूला आप जानते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय से, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस के प्रमेय से, और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग, और सबसे बड़ी भुजा क्या है? तो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होंगे। और शेष दो भुजाएं क्या क्या हैं? तो एक है परपेंडिकुलर और एक क्या है? बेस, अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यह आपको बाद में कंफ्यूजन करेगा। अब हम देख क्या रहे हैं कि इस त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर है वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? तो PR के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अर्थात हम इसमें दिखा सकते हैं क्या? तो PR और इसका वर्ग बराबर PR का वर्ग बराबर RT का वर्ग। यहां दिखाएंगे हम RT, यानी कि होगा क्या? RT इसका वर्ग अब प्लस, थोड़ा सा गौर करिए, इसका जो बेस है वो क्या होगा? तो होगा PT और इसका वर्ग। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, हम उसको देख रहे हैं कि ये दो भागों में डिवाइड हो सकता है। किन किन दो भागों में डिवाइड हो सकता है? तो यहां से लेकर यहां तक एक भाग हो सकता है, और यहां से लेकर यहां तक एक भाग हो सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? तो PQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और जो छोटा सा भाग है QT के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात ये किसके बराबर होगा? तो P और T के बराबर होगा। यानी कि हम दिखाएंगे क्या? PT बराबर PQ प्लस QT। अर्थात इस PT के जगह पे हम क्या अप्लाई कर देंगे भाई? तो अप्लाई करेंगे PQ प्लस QT। तो आपका होगा PR का वर्ग बराबर RT का वर्ग प्लस PT, और PT की जगह पे हमने क्या अप्लाई करना है? तो PQ प्लस QT। यानी कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे PQ प्लस QT और इसका होल वर्ग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है। तो ये अगर हम इन दोनों को दो राशि मान लें, तो एक राशि अगर A हो गई और दूसरी राशि अगर B हो गई, तो A धन B का होल स्क्वायर हो जाएगा। और A प्लस B का होल स्क्वायर आपको पहले से पता होगा कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हम उसी फार्मूले का यूज करके हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि PR का वर्ग बराबर RT को वैसे ही रखेंगे RT स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ इंटू QT। अब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के द्वारा डिनोट करेंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, हम एक छोटा सा त्रिभुज जो इसमें देख रहे हैं उसे लेंगे, और जो छोटा त्रिभुज क्या है? वह है RQT, और वह भी एक कौन सा त्रिभुज है भाई?
तो अभी एक त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज ही है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज क्या है, तो वो है QTR, QTR में। और इस त्रिभुज में हम एक बार साइन को अप्लाई करेंगे और एक बार कास को अप्लाई करेंगे। पहले हम कास को अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर। कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम क्यों कास और क्यों साइन को अप्लाई करेंगे, अच्छा खासा ये चल रहा था, बीच में ये कहाँ से आ गया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमने यहाँ पे क्यों कास और क्यों साइन अप्लाई किया। तो हम इसमें कास थीटा बराबर, और कास थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, तो फार्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण, और इसमें आधार क्या है, तो ये आपका अगर थीटा है तो इसके लिए आधार आपका QT होगा। तो होगा क्या, QT अपान कर्ण, और कर्ण क्या है इसमें, तो इसमें ये 90 अंश की भुजा होगी, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम कहते हैं कर्ण। और कर्ण किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो B के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अर्थात हम यहाँ क्या दिखाएंगे, B दिखाएंगे। अब यहाँ से यदि हम कास थीटा का मान निकालना चाहते हैं, सारी QT का मान निकालना चाहते हैं, तो वो QT का मान क्या हो जाएगा, तो QT बराबर आपका होगा B कास थीटा, B कास थीटा। पुनः इसी त्रिभुज में एक बार आप साइन अप्लाई करिए, यानी कि हम इसमें साइन थीटा लेंगे, और साइन थीटा बराबर आपको फार्मूला पता होगा कि होता है लंब बटे कर्ण, और लंब और कर्ण क्या है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अभी हमने बताया कि ये आधार होगा, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका क्या होगा, लंब होगा, और जो लंब होगा वह किसके द्वारा, तो RT के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या लेंगे, RT अपान जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू आपका फिर से यहाँ पे B के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, B। पुनः अगर हम इसमें RT का मान ज्ञात करना चाहें तो RT बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो RT बराबर होगा B साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हम इसमें RT देख रहे हैं, RT, तो RT का मान हम यहाँ से ले लेंगे, PQ का मान हम ये पता ही है, फिर उसके बाद से QT, थोड़ा सा देखिए QT, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक QT, और QT का भी मान हम लोगों ने अभी ज्ञात किया यहाँ से, QT, यानी कि RT का मान यहाँ से लेंगे, और PQ का मान ये हमें पता है, और QT का मान हम अभी ज्ञात किए हैं, फिर PQ इंटू QT का मान हम यहाँ से लेंगे। इसीलिए हम साइन और कास ले करके इन QT और RT का मान पहले से ज्ञात कर लिए हैं। अब हम समीकरण 1 से किससे करेंगे, तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 है आपका PR का वर्ग, और PR को हमने यहाँ पे R के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अर्थात हम इसमें कर सकते हैं क्या भाई, तो कर सकते हैं R का वर्ग। यह मत समझिएगा कि PR का जब वर्ग हुआ है तो P समाप्त हो गया है और केवल R रह गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य से इस PR में जो R है वह A और B का रिजल्टेंट है, इसलिए हम R ले रहे हैं। यदि रिजल्टेंट अगर यस होता तो हम यस लेते। तो हम यहाँ R का वर्ग इक्वल टू, इसके बाद से अब देखिए RT का वर्ग, और RT की वैल्यू क्या है, तो B साइन थीटा।
अर्थात हम यहाँ लिखेंगे बी साइन थीटा और इसका वर्ग प्लस, थोड़ा देखिए पी क्यू, पी क्यू का मतलब ए इसका वर्ग प्लस, अब हम ए का वर्ग पी क्यू की जगह पे रख दिए, फिर क्यू टी, क्यू टी का मान क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए, वो है बी कास थीटा, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ बी कास थीटा इसका वर्ग। पुनः इसके बाद से हमें करना है 2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू टी, यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है थोड़ा ध्यान दीजिए, तो पी क्यू का मान हम देख रहे हैं कि ए है, अर्थात हम यहाँ पे रखेंगे ए इंटू, फिर पुनः देखिए थोड़ा क्यू टी है, और क्यू टी का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो बी कास थीटा, यानी कि हम यहाँ रखेंगे क्या बी कास थीटा, तो होगा आपका क्या, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ये थोड़ा ध्यान दीजिए लिखा है बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, अर्थात होगा क्या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, तो होगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, तो 2ab कास थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि हम ए स्क्वायर को पहले नोट कर लें तो आर स्क्वायर बराबर होगा क्या होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर साइन थीटा और बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा में हम देख के आ रहे हैं कि बी स्क्वायर कॉमन है, अर्थात हम इस बी स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए क्या बचा, तो आपका 2ab कास थीटा, यानी कि 2ab कास थीटा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 1 ले लेंगे, तो गौर करिए कि क्या बच गया, बचा आपका आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2ab कास थीटा, 2ab कास थीटा। अब हम r की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, और r का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होगा, यानी कि जो r की वैल्यू है वह हमें पता हो गई कि r बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, किसमें, तो रूट ओवर में, तो रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, और यही दो सदिशों ए व बी के परिणामी का मान होगा, अर्थात दो सदिशों ए व बी का जो योग होगा वह आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इन दो सदिशों ए व बी का जो आर है वह क्या प्राप्त हो गया, तो हो गया आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। थोड़ा सा एक चीज और गौर करें, यदि हमें इस परिणामी की दिशा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम करेंगे क्या, अर्थात अगला हमें अगर ज्ञात करना हो कि परिणामी की दिशा, यानी कि परिणामी की दिशा अगर ज्ञात करनी हो तो वो क्या होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे,
यदि हम यह मान लें कि जो रिजल्टेंट है वह सदिश A के साथ अल्फा कोण आंतरित करता है, हमने यहाँ पे मान लिया कि यह सदिश A के साथ अगर यह अल्फा कोण आंतरित करता है तो पुनः एक समकोण त्रिभुज लेंगे और लेंगे यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज। और वो समकोण त्रिभुज है क्या? तो आपका समकोण त्रिभुज है PRT, अर्थात समकोण त्रिभुज PRT में। और इसमें हम करेंगे क्या? तो जो ये कोण हमने माना है अल्फा, उस अल्फा का हम tan ले लेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे क्या भाई? तो tan अल्फा। और tan थीटा बराबर एक फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला इसका बेसिकल होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें लंब क्या है और आधार क्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो लंब है वो RT है, अर्थात हम लंब को लिखेंगे RT, और अपान जो आधार है उसकी वैल्यू क्या है? तो आधार की वैल्यू है PT, यानी कि हम क्या दिखाएंगे यहाँ? PT। और अभी अभी हमने इसके पहले इस PT के बराबर लिखा था क्या भाई? तो PQ प्लस QT, यानी कि PQ प्लस QT, दोनों को हमने जोड़ के इस PT के बराबर किया था। तो ठीक वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हो क्या जाएगा आपका? RT अपान PT, और जो PT की वैल्यू है वो क्या है? तो वो है PQ प्लस QT। अब हम सभी मानों को इसमें रखेंगे। सभी मान क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो सभी मान हैं वह आपके हैं क्या? RT का मान हमने निकाला था। क्या निकाला था भाई? तो B साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे क्या लेंगे? B साइन थीटा अपान PT। और जो PT की वैल्यू है वो क्या होगी? सॉरी, PT नहीं बल्कि PQ, और PQ का मान क्या है? A है, यानी कि A प्लस QT, और QT का मान क्या है? तो B cos थीटा, यानी कि यहाँ क्या लेंगे? B cos थीटा लेंगे। तो होगा क्या आपका? तो tan अल्फा बराबर हो गया B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, होगा B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। और यही उसके परिणामी की दिशा का फार्मूला होगा, जिसे आप लोगों ने अभी देखा कि यह कैसे प्राप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।